करने का प्रयास हमारी सरकार करती है। क्या इसीलिए लगता है कि राम मंदिर और इशू जो है उसको आप लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, या डिप्लोमेसी उस लिहाज से जा रही है कि जो पहले कहते थे और आज जो कहते हैं दोनों में बड़ा अंतर है? नहीं, जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, हम हमेशा हमारे मैनिफेस्टो में जो स्टैंड लेते आए हैं, एक आस्था का प्रश्न है। इस समय यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए जल्दी समाधान निकलता तो अच्छा, नहीं तो दो संबंधित लोग हैं, जो संबंधित गुट है, उनके बीच अगर समाधान बातचीत के जरिए निकलता तो सबसे अच्छा है। इन दोनों रास्तों में जो भी प्रयास संभव है वो करना चाहिए। पहला प्रयास जो अदालत के माध्यम से होना है वो आगे बढ़ रहा है। हिंदू राष्ट्रवाद और विकास इसीलिए टकरा जाता है? नहीं, कोई टकराव नहीं है। ये दोनों मैं मानता हूं कोई अलग चीज नहीं है। मैं वर्षों तक आरएसएस में रहा हूं। जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना आरएसएस की है वह विकास केंद्रित है, उससे अलग विकास नहीं है। इसीलिए उसके अंतर्गत ही एक किसान संघ खड़ा होता है किसानों के हितों के लिए, उसके अंतर्गत ही एक मजदूर संघ खड़ा होता है मजदूरों के हितों के लिए, उसके अंतर्गत ही एक स्वदेशी जागरण मंच खड़ा होता है देश की अर्थव्यवस्था में देशी अर्थव्यवस्था को ताकत स्ट्रांग रखने के लिए, नेशनल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। इसलिए विकास अलग है, हिंदू राष्ट्र अलग है, ऐसा मैं नहीं मानता। जिस धारा में मैं रहा हूं उसमें ये दोनों अलग नहीं है। ये एक ही बात है, शब्द की बात है, बट विषय एक ही है। तो हिंदू राष्ट्र में इस देश का माइनॉरिटीज कहां खड़ा होता है? इस देश का हर व्यक्ति समान रूप में खड़ा होता है। हम एक लोग हैं जो कहते हैं कि हम सब समान है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई किसी न जाति के कारण। हम तो छुआछूत का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले लोग हम रहे। हम कहते रहे कि हम सब समान है। उसी प्रकार भाषा हो, धर्म हो, उसके आधार पर किसी को छोटा बड़ा मत करो ना, सब समान रहे ना, एक राष्ट्र के रूप में रहे ना। ये हमारी कल्पना रही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान, यही हिंदू राष्ट्र की कल्पना के पीछे की स्पिरिट है। यानी हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम धर्म के साथ रह सकता है? सभी अपने अपने धर्म का स्वेच्छा से और श्रद्धा से पालन कर सके, यानी उसके अंतर्गत ये बात भी आता है मैं मेरे धर्म का स्वेच्छा से श्रद्धा से पालन कर सकूं, यह गारंटी दूसरे धर्म वाला इनको भी देना है। यह स्पिरिट रखकर, जितना अधिकार मेरा है उतना उनका भी है, यह स्पिरिट लेकर सब अपने अपने धार्मिक रास्ते पे आगे बढ़े। ऐसी एक अच्छे माहौल सभी धर्मों के बीच हो, यही हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। किसी धर्म विशेष के विरोध में खड़ा होना ये हिंदू राष्ट्र बिल्कुल नहीं है। फिर ये घर वापसी क्यों हो जाती है? घर वापसी कन्वर्शन नाम का जो एक प्रक्रिया चलती है उसी का एक हिस्सा है भैया, उस पर व्यापक बहस हो। धर्मांतरण नाम का जो प्रक्रिया देश में दुनिया में चलता है उसके अंतर्गत की प्रक्रिया है। किसी ने एक शब्द प्रयोग किया होगा, बट ये प्रक्रिया वही है, एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने की प्रक्रिया। वो कैसे हो? आप उसमें एक भाग का ऑब्जेक्शन करें, दूसरे को ना करें, ऐसा नहीं चल सकता है। इस पर पूर्ण बहस हो अगर जरूरत है तो, नहीं तो सिंपल बात है, फोर्स ना हो, फ्रॉड ना हो, एल्यूरमेंट ना हो। स्वेच्छा से व्यक्ति अपना धर्म चुने, अगर बदलना ही चाहेगा कोई तो स्वेच्छा से चुने, बट कोई फोर्स प्रयोग ना करे, कोई एंटाइसमेंट ना दे, कोई प्रलोभन ना दे। इस प्रकार की एक विचार पर चर्चा हो सकती है। पर आज मैं कहता हूं एक बार वापस, लेट मी कम बैक, हमारे सरकार का प्रायोरिटी आज की तिथि में देश में एक शांति हो और विकास के लिए हम सब मिलकर काम करें। मुद्दे अपने आप बाकी सारे साल हो जाएंगे। तमाम यात्राएं जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे, आप कमोबेश हर देश में जा रहे थे, और जहां तक हम समझते हैं कि बहुत सारे, चीन को अगर छोड़ दें तो हिंदू स्वयंसेवक संघ भी अमेरिका में भी मौजूद था, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में भी था। सवाल यह है कि हर जगह प्राइम मिनिस्टर मोदी को जिस रूप में वहां पर लोग नारे लगा रहे थे, लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, इस परिस्थितियों को जी रहे थे, ये चेंज भारत में मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आया है, या देश को लेकर नजरिया आपको लगता है इस एक साल में चेंज आया है, या फिर ये सारी चीजें जो आरोप लग रहे थे कि मैनेज्ड है, क्या रहा ये? देखो भाई, हमने जितने देशों में प्रधानमंत्री जी के यात्रा के दौरान कम्युनिटी इवेंट्स हुए हैं,
इंडियन कम्युनिटी की इवेंट्स, वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन अमेरिका में शुरू करके परसों चीन में या कोरिया में संपन्न हुए कार्यक्रम तक, सब जगह हमने एक विशेष बात की ध्यान रखी है। इंडियन कम्युनिटी का एक कमजोरी रहा है दुनिया भर में कि जहां कहीं भी वो लोग रहते हैं, वो जैसे इंडिया में डिवाइडेड रहते हैं ना, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, स्टेट के नाम पर, उससे ज्यादा डिविजन्स वहां होते हैं। तो क्या हम कम्युनिटी को एक कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं क्या, इस बात का ध्यान रखा गया है। इसलिए कहीं भी दुनिया में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम OFBJP या HSS ने ऑर्गेनाइज नहीं किया है। वैसे तो कर सकते थे, हमको तो उन्हीं को आगे बढ़ाना था, बट हमने कॉन्शियसली तय किया कि नहीं, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू यूनाइट द कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी को एक खड़ा करना है और उनके अंदर वो जज्बा, वो उत्साह निर्माण करना है कि भारत में एक डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है, व्हाई डोंट यू आल्सो बिकम पार्टनर्स इन दैट ग्रेट इनिशिएटिव। इस प्रकार का स्पिरिट उनको देना है, यह ध्यान हमने रखा है। उस प्रयास के चलते एक बात। दूसरा, मैं पक्का अनुभव से मानता हूं, ये कोई मैं बीजेपी को इसलिए कह रहा हूं ऐसा बिल्कुल मत मानिएगा, मैं अनुभव से ये बात को अनुभव करता हूं कि आज दुनिया में प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लिए जो इस प्रकार का मोदी जी के प्रति आकर्षण, उनके प्रति एक श्रद्धा की भावना है, मुझे लगता है कि पहले कभी भी इस प्रकार का की भावना को हमने शायद नहीं देखा है। एक बहुत बड़ा उत्साह उनके साथ जुड़ने का, एक बहुत बड़े एक आकर्षण का केंद्र मोदी जी आज है। तो क्यों ना उसको उपयोग में लाकर कम्युनिटी को एक करो, कम्युनिटी के अंदर ये फीलिंग दो कि भाई इंडिया के, भारत के डेवलपमेंट के लिए आप भी कंट्रीब्यूट करो, आप भी आगे आओ, ये स्पिरिट उनको क्यों ना दे। इसी उद्देश्य से हमने किया है। मुझे आज आश्चर्य लगता है, चीन जैसे देश में जहां कुल शायद इंडियन पॉपुलेशन 40-50 हजार होगा, उसमें 20,000 फ्लोटिंग होगा, 3 महीना दिल्ली में, 3 महीना शंघाई में। ऐसे स्थिति में भी 5,500-6 हजार लोग मोदी जी को सुनने के लिए, उनसे कनेक्ट करने के लिए आए हैं। एक अच्छा संकेत है देश के लिए। क्या आपने ये प्रयास देश के भीतर किया? क्योंकि आरएसएस देश के भीतर गांव और तहसील स्तर पे काम करती है। क्या आपको लगा 1 बरस में वाकई वहां की परिस्थितियां भी बदल गई हैं और वहां पर भी नारे लगने लगे हैं? ऐसा फील आया है? और जरूर एक बात को तो हम महसूस करते हैं कि एक डिस्पेयर से, मैं थोड़ा हिंदी भाषी नहीं होने के कारण एग्जैक्ट हिंदी शब्द प्रयोग नहीं कर पाऊंगा मैं, पर डिस्पेयर से होप से ऑप्टिमिज्म, ये 1 ईयर का हमारा रास्ता रहा है। एक डिस्पेयर से 1 साल पहले एक असहाय की स्थिति महसूस कर रहे थे देश में लोग, उसमें से एक आशा के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी। वह आशा आज एक ऑप्टिमिज्म का रूप लिया। अब कोई कह सकता है कि जितना होना था उतना नहीं हुआ, यह तो किसी के लिए कह सकते हैं, पर बहुत मेहनत से सही दिशा पर डायरेक्शन और इंटेंट, यानी उद्देश्य, लक्ष्य, विचार और दिशा दोनों सही रखकर एक अच्छा सरकार, देश हित के लिए सरकार देने का प्रयास बीजेपी कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। यह आशा, यह ऑप्टिमिज्म आज देश की जनता में हमने निर्माण किया है। मुझे लगता है कि पार्टी के नाते और सरकार के नाते ये बड़ी उपलब्धि है। पर हम एक राजनीतिक दल होने के कारण हमारे विरोधी होंगे, पॉलिटिक्स डिवाइड्स अनफॉर्चुनेटली। तो राजनीति में होने के कारण हमारा कितना भी अच्छा काम हो, 4 लोग होंगे, यानी आज ही थोड़ा बोलना शुरू करने वाला भी हमको क्रिटिसाइज कर देगा पार्लियामेंट में। वो होता है पार्लियामेंट में या बाहर क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म लोकतंत्र में अच्छी बात है, पर क्रिटिसिज्म पूरा रियलिटी है ऐसा हम नहीं मानते हैं। हम कुछ सवाल लेना चाहेंगे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं। जी, माइक दिया जाए। ये मीम अफजल साहब बैठे हैं कांग्रेस के, 1 मिनट। हाँ, उनसे जरा। राम माधव जी, मैं कांग्रेस का नेशनल प्रवक्ता हूं, पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका हूं। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। सुन के मैं मुतासिर हुआ आपकी बातचीत से, और ये लगा कि आरएसएस प्रैग्मेटिक है बहुत, यानी मौके अनुसार काम करती है। पर प्रैग्मेटिक का वो अर्थ नहीं है। क्या आपने होश संभालने के बाद कभी जिंदगी में पिछले साल, 1 साल पहले तक, कभी आपने ये महसूस किया कि भारतीय होने पर आपको शर्मिंदगी हुई हो कि आप इस देश में क्यों पैदा हो गए? जाहिर है आप एक ऐसी जमात से हैं जो पूरे भारतवर्ष में है, उसकी एक आइडियोलॉजी है, और नेशनलिज्म को लेकर के
आप इस देश में अपना एक बहुत बड़ा दावा पेश करते हैं। इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा, क्योंकि प्रधानमंत्री को अपनी विदेश यात्रा में एक मौके पर यह कहना पड़ा कि कभी कभी भारतीय होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। नहीं, आपने बिल्कुल अच्छा कहा है। पहली बात तो आप जितना गर्व महसूस करते होंगे भारतीय होने के नाते, उतना हम करते हैं और इस ऑडियंस भी करते होंगे, देश के तमाम करोड़ों जनता करती है। हम गर्व से कहते हैं कि हम एक इंडियन भारतीय होने के कारण हम गर्वी है। हमारा और अनेक आइडेंटिटीज पर भी हमको गर्व हो सकता है। मैं आंध्र प्रदेश का हूं, हमारा स्टेट प्रोग्रेस करता है तो मुझे गर्व होता है। पर आपने जैसा कहा ना, कभी कभी आपको दुख हुआ क्या? हाँ, कभी कभी दुख हो जाता है। जब हमारा प्रधानमंत्री शर्म एल शेख में जाकर एक शर्मिंदा बयान देता है ना, तब दुख होता है। कभी कभी हमारे विदेश मंत्री अपना बयान छोड़कर किसी दूसरे देश के और देश के नेता का, विदेश मंत्री का बयान पढ़ने लगता है ना यूएन में, तब दुख लगता है। मित्रों, आप प्रधानमंत्री जी के आपका प्रश्न हो गया, मेरा उत्तर सुनिए ना। प्रश्न हो गया ना, उत्तर सुनिए। प्रधानमंत्री जी के कुछ बातों का स्पिरिट लेकर चले। आज दुनिया में भारत और भारतीयों के सम्मान को आसमान पर ले जाने वाला व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री है। बहुत देश के लोगों के सम्मान, देश के विकास के लिए 24 घंटा काम करने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री है। स्वप्न में भी ये बात सोचिएगा मत कि भारत के अपमान की बात वो करेंगे। कभी कभी कुछ शब्दों का मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। मिसअंडरस्टैंड आप मत हो, उनके प्रति किसी प्रकार की गलत अर्थ निकालने का प्रयास मत करें, क्योंकि अपोजिशन का काम होता है और कोई मुद्दा नहीं तो गलत अर्थ निकालते हैं, करते रहे। बट जनता से हमारा अपील है कि भाई डोंट मिसअंडरस्टैंड हिम, लुक एट द वे ही एड्रेसेस द पीपल। कितना लोगों में एक श्रद्धा देश के प्रति, देश के लिए काम करने के लिए एक प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं। इस स्पिरिट को समझिए। एक शब्द पकड़कर चलना है ना, हम बहुत शब्दों को बता सकते हैं मित्रों, जो हमें शर्म से सिर नीचा करने के लिए बाध्य बनाए थे इतने 50 सालों में। ऐसे बहुत सारे घटनाएं इस देश के इतिहास में हुए हैं, उसमें मत जाइए, स्पिरिट को समझिए। डोंट मिसअंडरस्टैंड हिम, डोंट मिसकोट हिम, इतना ही मेरा अपील है। अदरवाइज आपकी चिंता मेरी भी है, देश का अपमान नहीं हो। मैंने उत्तर दे दिया भाई साहब, मैंने उत्तर दे दिया आपको। राम माधव जी, हमने गोलवलकर जी के समय से संघ को देखा और प्रसून जी तो वहाँ रहे भी हैं नागपुर में। आपको नहीं लगता कि शायद भाजपा में सत्ता के आने के बाद तो जरूर भाषा बदले, वेश बदले, संस्कार बदले, लेकिन संघ के झंडे वाला में भी अब कोई उस तरह से जमीन पर जाकर के, मेरा ख्याल है कोई वैसे कार्यकर्ता अंदर घुसना भी मुश्किल है। उसी तरह भाजपा कार्यालय में भी, तो क्या सत्ता के अवगुण संघ और भाजपा दोनों में आ रहे हैं? और उसी तरह से विदेशी पूंजी, आप जैसे लोग भी जाकर, और मोदी जी भी संघ से आए, अटल जी भी आए थे, लेकिन जो संघ ये कहता था कि विदेशी पूंजी फिर अंग्रेजों की तरह भारत में न आ जाए, आज उसके लिए पूरे पलके पावड़े बिछा करके हजारों करोड़, लाख करोड़ वही दावा कर रही है। अपने संसाधन, मेक इन इंडिया अपनी जगह है, तो आप ये मानते हैं कि नहीं कि संस्कार संघ में बदल गए, जो गोलवलकर जी के थे वो विचारधारा बदल गई, अब सत्ता के अवगुण को भी समाज स्वीकार करे? देखिए भाई साहब, 1970 में आलोक जी जब हिंदुस्तान समाचार में थे तब कैसे वेश पहनते थे, आज कैसे पहन रहे हैं, ये कोई बहस नहीं होता। पहली बात, बदलती हुई परिस्थिति में कुछ वेश बदला, वो इश्यू नहीं है। आपने जो बात पूछी वो महत्वपूर्ण है। संस्कार बदले हैं क्या? आज हमारे संघ के कार्यालय में लोग जाने में कठिनाई हो रही है क्या? मैं नहीं मानता। मैं भी शाखा में जाता हूं, सुबह अनेक नए लोग मिलते हैं, वहां बिल्कुल एक फ्री माहौल रहता है। आज भी हम जब सुबह कार्यालय में नाश्ता करते हैं तो नीचे बैठकर ही करते हैं, उसमें कोई संघ की संस्कृति में कोई परिवर्तन नहीं है। बट आपने जो महत्वपूर्ण बात पूछी, यह एक हमारे लिए सचेत करने वाली बात है, हमको काशन करने वाली बात है कि भाई जो संस्कारों के लिए संघ जाना जाता है, उन वैल्यूज को, आपने गुरुजी की बात कही तो गुरुजी के भाषणों में आता था कि भाई वैल्यूज शाश्वत रहेंगे, उसका मैनिफेस्टेशन थोड़ा बदल सकता है। यानी एक समय था हम साष्टांग प्रणाम करते थे बड़े लोगों को, आज शायद साष्टांग प्रणाम नहीं करते होंगे, बट सम्मान नहीं जाता है, दोनों हाथ जोड़ के सम्मान करते हैं, इसलिए वो बदल गया ऐसा नहीं है। बट वैल्यूज को स्थिर रखना, इसका
प्रयास करते हैं, प्रयास होना चाहिए। आप ये प्रश्न इसलिए पूछे होंगे कि आपके ध्यान में कुछ विषय आए होंगे, करेक्ट करने का प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। मैं इसको पॉजिटिव स्पिरिट में जरूर लेता हूं, पर हमारी प्रतिबद्धता है कि वो वैल्यूज हम कंटिन्यू कर सके। पर दूसरी जो बात है, इसमें मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा भाई साहब, हम विदेशी पूंजी के विरोधी है, यह धारणा अगर है तो यह सही नहीं है। हम भारत की अर्थव्यवस्था को अपने ताकत पर खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसके अंतर्गत अगर विदेशी पूंजी का कोई रोल है जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में वो एक सहायक हो सकता है, तो उस टू दैट एक्सटेंट उसको ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्योंकि वर्तमान स्थिति की चर्चा हम कर रहे हैं, तो आज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत के सामने है। आज हर वर्ष हमारा लोग कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, यूथ पॉपुलेशन, इसकी चर्चा बहुत करते हैं। मैं सावधान करना चाहूंगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड नेक्स्ट 10 ईयर्स रहने वाला है। हमारा बर्थ रेट स्टैग्नेट होना शुरू हो गया। 2011 का सेंसस अब देखिए, कई राज्यों में बर्थ रेट स्टैग्नेशन पर आए हैं। इसका मतलब आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म हो जाएगा। इस डिविडेंड के रहते हुए आज वर्तमान स्थिति क्या है, यहाँ यूथ बैठे हैं, हर साल 2 करोड़ लोग एम्प्लॉयबल एज में आ रहे हैं, 20 लाख जॉब्स हम क्रिएट कर रहे हैं एडिशनल। कहा जाए 1 करोड़ 80 लाख, तो शहरों में आएंगे या गांव में एग्रीकल्चर पर डिपेंड होंगे। एग्रीकल्चर रेम्यूनरेटिव नहीं बनेगा क्योंकि 1 एकड़ के लैंड पर ज्यादा लोग डिपेंड हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए उधर एग्रीकल्चर भी अच्छा चले और जॉब क्रिएशन भी हो। इसमें अगर मेक इन इंडिया के चलते देश के अंदर और देश के बाहर रहने वाले भारतीय और थोड़ा बहुत विदेशी सब मिलकर हमको सहयोग करेंगे, तो उसको विरोध करना है क्या? ये बड़ा लंबा बहस है। ये हमको कोई ब्लैंकेट अपोजिशन टू एफडीआई, मैं मानता हूं कि मैं भी संघ में रहा हूं, संघ में इस प्रकार कुछ लोगों का विचार हो सकता है, बट ये ब्लैंकेट अपोजिशन टू एफडीआई संघ का फिलॉसफी नहीं रहा है। बट आपके प्रश्न का एक ज्यादा समय ले रहा हूं, आई एम सॉरी, एक महत्वपूर्ण भाग पर हम भी चिंतित है कि जब आपकी ग्रोथ एफडीआई ड्रिवन होता है, विदेशी पूंजी ड्रिवन ग्रोथ होता है, तो उससे आने वाले जो संकट है कि क्योंकि कभी ना कभी ये विदेशी पूंजी ड्राई हो जाएगा, ये वापस ले जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तब आप ग्रोथ को कैसे सस्टेन करेंगे? यह बहुत बड़ी चिंता हमको हो रही है। इसलिए एक बैलेंस चाहिए, इतना चाहिए उतना लो, पर देश का आंतरिक ताकत को मजबूत करो, उसकी तरफ भी हमारी चिंता, हमारा ध्यान जाना है। उस पर आप जो कह रहे हैं उसको मैं सकारात्मक ढंग से वो जरूर लेता हूं। एक लास्ट सवाल। नमस्कार राम माधव जी, मेरा नाम रागिनी नायक है और मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं। जम्मू कश्मीर की तरफ वापस ले जाऊंगी। खासतौर से आपकी भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनने के बाद कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया। आपने भी अपने वक्तव्य में उसके प्रति अपने संगठन की और खुद की भी प्रतिबद्धता जताई। पर आप मुझे ये बताइए कि गृह मंत्रालय की तरफ से जब ये बयान आता है कि कश्मीरी पंडितों के लिए कॉम्पोजिट टाउनशिप बनाई जाएगी, जिसे बहुत सारे लोग एक घेटोइजेशन की तरह भी देख रहे हैं कि केवल एक संरक्षित सुरक्षित एरिया में उनको ले जाया जाएगा, तो आपको क्या सच में लगता है कि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं उनके दर्द पर आप मरहम लगा रहे हैं ऐसा करके, या फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप इसके ऊपर अभी भी विचाराधीन हैं और कोई और रास्ता निकल सकता है, तो चुनाव के दौरान जब आप वादे करते हैं तो पेचीदगियों को नहीं देखते हैं, काला धन भी उसका एक उदाहरण हो सकता है। उस समय लगता है कि आप जुमला छोड़ देते हैं और फिर जब सत्ता में आते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं इसमें तकलीफ है, हम सोचेंगे, आगे देखेंगे। तो इस तरीके की दुविधा क्यों, खास तौर से कश्मीरी पंडितों के मसले पर? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रागिनी जी, आपको इतनी चिंता पंडितों की हो रही। पिछले 12 साल में हो जाता ना जम्मू कश्मीर में, तो आज ये प्रश्न आपको पूछने की नौबत नहीं होती। इन एनी केस आपका प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। उत्तर देने दीजिए, टीवी स्टूडियो में नहीं है, बहस मत करिए। सही कह रहे हैं। नहीं, बहस मत करिए, मैं उत्तर दे देता हूँ। हाँ, वही ना, आपको आपके सुविधा देखो भाई मेरा रागिनी जी, आपका आंसर मैं दे दूंगा, मेरे आंसर सुनने का आप पेशेंस रखिए, ठीक है? यू डोंट गेट एक्सपेक्ट आंसर टू सूट यू, ठीक है? जहां तक पंडितों का प्रश्न है, आप थोड़ा मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने असेंबली में क्या कहा है वो भी पढ़िए। आप गृह मंत्री का बयान पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। आजकल तो कुछ सुन के पढ़ के बोलते कांग्रेस वाले तो बहुत अच्छा होता, बट पढ़ रहे अच्छी बात है। पर वहां मुफ्ती साहब भी असेंबली में यही बात कहा है
भाई मैं एक्सक्लूसिव टाउनशिप नहीं चाहता, गेटोइजेशन होगा, मैं चाहता हूं कंपोजिट टाउनशिप हो, पर इस पर बहुत दिल्ली में बहस करने से अच्छा होगा जम्मू कश्मीर में हम पंडित के लीडर से बहस करेंगे। इसी हफ्ते में बहस शुरू हो रहा है, पंडित लीडर्स को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने चर्चा के लिए बुलाया है, और उसमें हम कोई बीजेपी के पंडित लीडर्स को बुलाया ऐसा नहीं है, सभी लोग हैं। और आप और भी सजेस्ट कर सकते हैं, इनसे भी बात करो, बात होगी जो पंडित चाहते हैं ना वो हम करें ना, कांग्रेस, बीजेपी, एनसी, पीडीपी मिलकर वो करे। हम क्यों दिल्ली में तय करें, हम क्यों श्रीनगर में तय करें भाई? हम वो कह रहे हैं कि वे सब उनकी जो अपेक्षा है उसका अनुरूप करे। सरकार तैयार है और सरकार प्रतिबद्ध है। राम माधव जी, एक आखिरी सवाल, इन जवाबों से हमको लगा ये पूछ ही लिया जाए, आप मंत्री बनने जा रहे हैं क्या? मैं तो महामंत्री बना हूं, फिर आप मंत्री को बना रहे मुझे मैं तो महामंत्री ऑफ द बीजेपी हूं। मैं संगठन से आया व्यक्ति हूं। मुझे मैं आरएसएस का पूर्णकालीन कार्यकर्ता हूं, प्रचारक हूं। आरएसएस के प्रचारकों को संगठन के काम के लिए भेजा जाता है। मुझे चलो थोड़ा हटकर जनरल सेक्रेटरी बनाया, पर मैं महामंत्री हूं, मैं यहाँ अच्छा हूं। मुझे इच्छा है कि मैं यही रहूं, और कोई जो बातें हैं वो सब सच दूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ एक मिनट आप रुक जाएं जरा।